उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होने जा रहा है और एकनाथ शिंदे के तौर पर महाराष्ट्र को नया सीएम मिल गया है। ये बात अब तय हो गई है। अब मंत्री कौन होंगे, इसकी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। शिवसेना के बागी गुट से 13 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की खबरें हैं। वहीं पहले एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनाए जाने के जो कयास थे वो एक किनारे हो गए हैं और अब एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री। सबसे पहले अमर उजाला ने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि एकनाथ शिंदे सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। फडणवीस उनके चेहरे को आगे रख सकते हैं और ऐसा आज हुआ। हमारी खबर पर मुहर लग गई। इस बीच बागी गुट खुद को असली शिवसेना भी बता रहा है। दूसरी ओर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मेरे पास शिवसेना है और उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है सत्ता के साथ साथ शिवसेना भी हाथ से जाती दिख रही है। सवाल है, अभी भी एक बड़ा सवाल है, शिवसेना किसके पास जाएगी? तीर कमान चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा? यह लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है? भारतीय राजनीति के पुराने उदाहरण क्या कहते हैं? कौन से उदाहरण हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए उम्मीद जगाते हैं? कौन से उदाहरण हैं जिनसे बागी गुट का पलड़ा भारी दिखाई देता है? ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहला मौका नहीं है जब बागी हुए विधायकों ने या नेताओं ने एक पूरी पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया हो और जिनकी पार्टी रही हो उनके हाथ से निकल गई हो, या जो पार्टी को स्थापित करने वाले हैं उनके परिवार के हाथ से पार्टी निकल गई हो। ऐसा पहले भी हुआ है और किसके साथ हुआ है यह इस रिपोर्ट में आप थोड़ी देर में जानेंगे। दरअसल भारतीय राजनीति में और पार्टियों में इस तरह की लड़ाई के कई उदाहरण हैं। कभी लड़ाई कुछ महीने में खत्म हो गई तो कभी ये सालों साल तक चली। कभी चुनाव आयोग ने बागी गुट को असली पार्टी माना, कभी बागी गुट को पार्टी और सिंबल दिया, कभी दोनों गुटों को नया सिंबल मिल गया। उद्धव ठाकरे को जिस मामले से सबसे ज्यादा उम्मीद है वो है जयललिता का मामला। पार्टी जब से बगावत पर उतरी तभी से उद्धव और आदित्य ठाकरे लगातार पार्टी के अलग अलग संगठनों के साथ बैठकें कर रहे हैं। हम आपको एक और ऐसी घटना बताते हैं। जयललिता के मामले से समझते हैं कि आखिर उद्धव किस तरह शिवसेना पर अपना दावा मजबूत कर सकते हैं। बात 1987 की है। उस वक्त तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सत्ता में थी। एमजी रामचंद्रन, जिनको एमजीआर के नाम से भी जाना जाता है, वो मुख्यमंत्री थे। 24 दिसंबर 1987 को रामचंद्रन का निधन हो गया था। उनके निधन के साथ एआईएडीएमके के 2 गुटों में पार्टी पर नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो गया। एक गुट की अगुवाई एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन कर रही थी, वहीं दूसरे गुट की अगुवाई पार्टी की सचिव जयललिता कर रही थी। पार्टी के धड़े ने जानकी को पार्टी महासचिव चुन लिया तो जयललिता धड़े ने कार्यकारी मुख्यमंत्री नेदुनचेन को पार्टी का महासचिव चुन लिया। दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर पुलिस केस दर्ज हुए। दोनों धड़ों ने राज्यपाल के सामने अपने अपने दावे पेश किए। राज्यपाल ने जानकी रामचंद्रन को सरकार बनाने का न्योता दिया क्योंकि उस वक्त ज्यादातर विधायक जानकी के साथ थे। जानकी को 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल था। वहीं जयललिता के पास महज 30 विधायकों का समर्थन था। 28 जनवरी 1988 को जब जानकी सरकार को सदन में बहुमत साबित करना था, उस दिन विधानसभा में जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने सदन के अंदर लाठीचार्ज तक किया। नतीजा यह रहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 3 हफ्ते पुरानी जानकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद दोनों धड़ों में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। एक धड़े के पास ज्यादातर विधायकों और सांसदों का समर्थन था तो दूसरे धड़े के पास संगठन का समर्थन था। इस स्थिति में आयोग ने चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दोनों फ्रीज कर दिए। 1989 के विधानसभा चुनाव में जानकी गुट को एआईएडीएमके तो जयललिता गुट को एआईएडीएमके नाम मिल गए। 1989 के विधानसभा चुनाव में जानकी गुट और जयललिता गुट दोनों को नए नाम मिले। दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी। जयललिता धड़े को 21% से ज्यादा वोट मिले। पार्टी 27 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं जानकी गुट को महज 9% वोट और 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। राज्य में डीएमके की सरकार बनी और जयललिता नेता प्रतिपक्ष बनी। इसके बाद तय हो गया था पार्टी और चुनाव निशान जयललिता धड़े के पास जा सकता है। हालांकि चुनाव के बाद दोनों धड़ों का विलय हो गया और जयललिता पार्टी की नेता बनी। पार्टी का चुनाव निशान भी उनके पास आया। विधानसभा चुनाव के महज कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य की 39 में से 38 सीटों पर एआईएडीएमके और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली। वहीं सत्ताधारी डीएमके को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। उद्धव और आदित्य ठाकरे जिस तरह पूरा जोर संगठन को एकजुट करने में लगा रहे हैं, इससे उन्हें जयललिता की तरह ही पार्टी पर कब्जा बरकरार रखने की उम्मीद होगी।
राजनीति के जानकार कहते हैं कि ऐसा होने पर लड़ाई काफी लंबी चल सकती है, क्योंकि राज्य में फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें बगावत होने पर पार्टी उस धड़े के पास गई जिसके पास ज्यादा विधायकों और सांसदों का समर्थन था, जैसा कि इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास है। उदाहरण कुछ और भी हैं, जैसे 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला गया, तब उनके धड़े को कांग्रेस आर नाम मिला था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा की पार्टी को 2 बैल की जगह गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला। बाद में इंदिरा का धड़ा ही असली कांग्रेस के रूप में स्थापित हुआ। इसी तरह 1995 में एन चंद्रबाबू नायडू, 2016 में अखिलेश यादव की बगावत के वक्त इन लोगों के पास ज्यादातर विधायकों का समर्थन था। मामला चुनाव आयोग में जाने पर इन्हें ही पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिला। संख्या बल की बात करें तो बागी गुट के पास विधायकों के साथ ज्यादातर सांसदों का भी समर्थन बताया जा रहा है। पार्टी पर दावे की लड़ाई अगर बढ़ती है तो मामला चुनाव आयोग भी जा सकता है। इस स्थिति में चुनाव आयोग तय करेगा कि असली शिवसेना किसके पास है। अगर दोनों गुटों में समझौता नहीं होता है तो फैसला चुनाव आयोग से होगा। 1968 का इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर चुनाव आयोग को किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला लेने की छूट देता है। चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, इसका फैसला करने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है। यह भी हो सकता है कि चुनाव आयोग चिन्ह किसी को न दे। इस नियम के मुताबिक चुनाव आयोग एक ही पार्टी में 2 विपक्षी धड़ों की बात को पूरी तरह सुनेगा और सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगा। इसके अलावा ईसी दोनों धड़ों के प्रतिनिधियों को भी सुनेगा। जरूरत पड़ी तो आयोग तीसरे पक्ष को भी सुन सकता है और फिर चुनाव चिन्ह किसी एक धड़े को देने का या न देने से जुड़ा हुआ फैसला सुना सकता है। इस नियम की सबसे खास बात यह है कि आयोग का फैसला सभी पक्षों के लिए सर्वमान्य होगा। पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर दावे की लड़ाई लंबी चल सकती है। इतिहास बताता है कि पार्टी किसकी है, इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव तक मामला खिंचता है तो चुनाव के दौरान दोनों धड़ों को अस्थायी नाम और चुनाव चिन्ह मिल सकता है। इसके पुराने उदाहरण भी हमने आपको इस रिपोर्ट में बताए हैं। एक बात बहुत तय दिखाई दे रही है, संगठन में जिसकी शक्ति होती है, जो अपने दम पर चुनाव जीत पाता है, उसकी ताकत बढ़ती है। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे इस मामले में बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह उन्होंने विधायकों पर अपनी पकड़ को खो दिया, उसी तरह से संगठन में भी वो कमजोर दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी तक उनका संवाद अपने कार्यकर्ताओं से बहुत ज्यादा नहीं रहा। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के वक्त की नाराजगी को देखा जाए जो कार्यकर्ताओं ने दिखाई है और उनके समर्थन में जो नारेबाजी हुई है, वो भी स्पष्ट करती है कि उद्धव ठाकरे से शिवसैनिक पूरी तरह से हट नहीं गए हैं। ऐसे में यदि उद्धव फिर से पार्टी को रिवाइव करने की जो बात कह रहे हैं, उन प्रयासों में सफल होते हैं, पार्टी दफ्तर में बैठते हैं और हर छोटे से छोटे ब्लॉक और कैडर लेवल पर शिवसैनिकों को अपने साथ दोबारा जोड़ते हैं, तो शिवसेना पर उनकी दावेदारी और मजबूत होगी। लेकिन फिलहाल इतिहास को देखा जाए और फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं उनको देखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट भी बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने खुद ही अलग पार्टी बनाने की बात रखी है। अब क्या ये सभी विधायक बीजेपी के साथ जाएंगे? 2024 में क्या शिवसेना का नया रूप देखने को मिलेगा? क्या एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना पर दावेदारी करेगा? क्या उद्धव ठाकरे को ही बीजेपी ने इस पूरी कहानी के साथ, और जिसका पटाक्षेप एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के रूप में हुआ है, उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया गया? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।